दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के गिर जाने को लेकर राजद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं ही आगे बढ़ें। राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन प्रियंका गांधी संसद में पहुंचने का काम करें। लालू यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बेटी और पत्नी ही सदन में जाएं, उनकी पत्नी ही सदन में विपक्ष का नेता बने। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर लोकसभा में जाएं, लेकिन पीएम मोदी चाहते हैं कि देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम करें। सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस महकमे को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 66.75 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग पुलिस बेड़े के लिए नए वाहनों की खरीद में किया जाएगा, जिससे अपराधियों पर लगाम कसने और गश्त तेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पटना के राजीव नगर में आधुनिक पुलिस डेटा सेंटर और ईआरएसएस भवन के लिए 172.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए 18 करोड़ की लागत से 62 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक लैडर मशीन भी खरीदी जाएगी। बिहार सरकार ने मार्च-अप्रैल 2026 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की है। इसके तहत सिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपए, सिंचित के लिए 17,000 रुपए और बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा। ये लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक देय है। इच्छुक किसान 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉ. संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि महिला सम्मान की दुहाई देने वाले दलों का इतिहास महिलाओं के अपमान, अन्याय और शोषण से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या गांधी परिवार, इन राजनीतिक घरानों में भी महिलाओं के सम्मान को लेकर कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। बिहार सरकार राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसके अंतर्गत अगरबत्ती पैकिंग और बकरी पालन जैसे नए व्यवसायों के लिए 10 रुपए लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना की खास बात यह है कि कुल राशि का 5 रुपए लाख अनुदान के रूप में माफ है, जबकि शेष 50% राशि ब्याज मुक्त ऋण है। इसका लाभ SC/ST, OBC, महिला, युवा और दिव्यांग वर्ग उठा सकते हैं। इच्छुक उद्यमी आधिकारिक पोर्टल पर तुरंत आवेदन करें। सासाराम जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टेम्पू लुटेरा गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल बीते शनिवार 18 अप्रैल को जिले के करबंदिया थाना क्षेत्र से एक टेम्पो चालक से उसका टेम्पू लूट लिया गया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस जहां टेम्पू को बरामद किया है, वहीं इस लुटेरा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, बीते 18 अप्रैल को घटना के शिकार अनिल कुमार राम रात में टेम्पो चलाकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान ओल्ड GT रोड पर हथियार का भय दिखाकर 4 अपराधियों ने अनिल से उसका ऑटो रिक्शा लूट लिया था। बिहार सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत राज्य के 93 लाख से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 1047 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ये राशि DBT के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने मेधा सॉफ्ट पोर्टल के जरिए भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है। जहानाबाद के टेहटा थाना क्षेत्र स्थित देवकुली टोल प्लाजा पर शनिवार को दबंगों द्वारा किए गए हिंसक हमले के बाद तनाव बरकरार। तेज रफ्तार कार सवारों द्वारा लोहे की रॉड और ईंट पत्थरों से किए गए इस जानलेवा हमले में टोल कर्मी बुरी तरह सहमे हुए हैं। खौफ का आलम यह है कि कर्मचारी ड्यूटी पर आने से कतरा रहे हैं, जिससे टोल कलेक्शन ठप हो गया है और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2025-26 के लिए चयनित लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए कुल 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ना है। बीते दिनों लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका, जिसे लेकर सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष में शामिल पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा धिक्कार मार्च निकाला गया। सासाराम के बाल विकास मैदान से ये मार्च निकलकर समाहरणालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह भी शामिल हुए। बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से स्थानीय विकास को नई गति मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत विधायकों और विधान परिषद सदस्यों MLAS/MLCS की अनुशंसा पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जनहित के कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से PCC सड़कें, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन और छठ घाटों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। यह पहल स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। बिहार के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य अब मछली उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार से 39.07 हजार टन मछलियां नेपाल सहित सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर और बनारस जैसे बड़े शहरों में भेजी गई हैं। गोरखपुर, रांची और गोड्डा जैसे बाजारों में भी बिहार की मछली की भारी मांग है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। 24 अप्रैल से प्रस्तावित बिहार विधानसभा के सफल संचालन हेतु बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में बिहार विधानसभा के दलीय नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि इस 1 दिवसीय सत्र के सफल और शांतिपूर्ण संचालन हेतु यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। साथ ही पक्ष एवं विपक्ष के सभी नेताओं ने सदन चलाने में अध्यक्ष को सकारात्मक सहयोग देने पर अपनी सहमति दी। बुधवार को आयोजित सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार सरकार ने सोनपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए 680 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि गंगा गंडक संगम तट पर श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसी कड़ी में मुंगेर के तारापुर में पर्यटन विकास के लिए 15 एकड़ जमीन कृषि विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया गया है। जिले के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर उच्च विद्यालय में पिछले 6 दिनों से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था पूरी तरह बाधित है। सरकार जहां एक ओर स्कूलों को हाईटेक बनाकर बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का दावा कर रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के लिए छात्रों की पढ़ाई की बलि दी जा रही है। स्कूल में स्मार्ट क्लास बंद होने से छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम और सीखने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ रहा है। 2027 के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति का असर दिखने लगा है। राज्य में पहली बार नागरिकों को अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी गई है। बुधवार को पटना स्थित सरदार पटेल भवन में डीजीपी विनय कुमार ने खुद इस पोर्टल का उपयोग कर स्वगणना अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। बिहार सरकार की छत पर बागवानी योजना के तहत अब शहरी निवासी अपनी छत पर फल सब्जियां उगा सकेंगे। योजना के अनुसार 300 वर्ग फीट खाली छत वाले पात्र व्यक्तियों को प्रति इकाई 50,000 रुपये की लागत पर 50% 25,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह पहल शहरी हरियाली बढ़ाने और लोगों को ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर बीजेपी से शुरू नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड आरएसएस का भी नहीं रहा है, लेकिन सम्राट सीएम के लिए नीतीश कुमार की पहली पसंद बन गए। अब उसका कारण लोगों को समझ में आ रहा है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के सियासी गलियारों में यही चर्चा है। दिल्ली से लौटते ही सम्राट चौधरी अपने पार्टी ऑफिस या मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए। उन्होंने जहां से सत्ता पर कुर्सी पर विराजमान होने का आशीर्वाद मिला है, वहां हाजिरी लगानी ज्यादा जरूरी समझा। सम्राट चौधरी सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ऐसे गर्मजोशी से मिले जैसे लग रहा था कि बहुत दिन बाद मिले हों। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 12वीं पास और कॉलेज छात्रों को इंटर्नशिप का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्टाइपेंड निर्धारित है। 12वीं पास को 4,000 रुपये,
ITI डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपये और स्नातक स्नातकोत्तर युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 18 से 28 वर्ष के युवा 3 से 12 महीने तक प्रतिष्ठित कंपनियों में अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब से श्रवण कुमार उनके साथ हैं। फरवरी 1994 में कुर्मी चेतना रैली की कामयाबी के बाद नीतीश कुमार ने अक्टूबर 1994 में समता पार्टी बनाई थी। श्रवण कुमार समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक हैं। उन्होंने कभी किसी बात का क्रेडिट नहीं लिया। नीतीश कुमार के लिए समर्पित भाव से राजनीतिक कर्तव्य पूरा करते रहे। 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के 7 सदस्य जीते थे। हरनौत से नीतीश कुमार, नालंदा से श्रवण कुमार, चंडी से अनिल कुमार सिंह, धनहा से विष्णु प्रसाद कुशवाहा, तारापुर से शकुनी चौधरी, इमामगंज से रामस्वरूप पासवान और गोविंदगंज से देवेंद्र नाथ दुबे ने नीतीश का हाथ मजबूत किया था। गया जिले में किसान अब रासायनिक उर्वरकों को छोड़ जैविक खेती की राह पर हैं। सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए 15,000 रुपए की DBT अनुदान मिलने से किसानों में भारी उत्साह है। इस पहल से न केवल मिट्टी की उर्वरता सुधर रही है, बल्कि खेती की लागत भी कम हुई है। जैविक खाद के उपयोग से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और टिकाऊ कृषि को नई दिशा मिल रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बिहार से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बंगाल में कई सभाओं को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बाद लौटी मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि बंगाल में भाजपा के पक्ष में माहौल है। पटना में भाजपा विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा है और लोगों का स्नेह उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 700 मेगावाट बिजली थी। अब हम 8-9 हजार मेगावाट पर चले गए हैं। नीतीश कुमार सरकार ने ऊर्जा और संचार को तवज्जो दी है, जिससे उपलब्धि हासिल हुई है, जिसे नासा ने अपनी फोटो से संचारित किया है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित एक वैश्विक मानचित्र जारी किया है, जो पिछले 9 वर्षों में पृथ्वी पर रात के समय रोशनी के बदलते स्वरूप को दिखाता है। इस मानचित्र में उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, एक चमकते हुए हीरे की तरह दिखाई दे रहा है। बिहार को लोगों को आने वाले 20-25 साल में पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में लोगों की पीने के पानी के अलावा खेती बाड़ी सहित अन्य जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि जितनी तेजी से जमीन से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है, उतनी तेजी से उसका भराव नहीं हो रहा है। इसी वजह से आने वाले 20-25 वर्षों में राज्य को पानी के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में हुई है। पूर्णिया की महिला थाने की थानेदार शबाना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने वर्दी में रील बनाई, जो पुलिस की SOP के खिलाफ है। शबाना ने कई रील बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए थे। इसके बाद पूर्णिया की SP स्वीटी सहरावत ने उन्हें निलंबित कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय से और भी आई है। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार पुलिस और अपराधियों के बीच सुबह सुबह मुठभेड़ हुई है। मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के भूपतीपुर इलाके की है, जहां कृषि अनुसंधान विभाग के कार्यालय के पीछे स्थित आम के बगीचे में यह घटना हुई। जानकारी अनुसार पुलिस टीम आरोपी के साथ हथियार बरामदगी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान जब पुलिस टीम बगीचे में हथियार की तलाश कर रही थी, तभी आरोपी ने अचानक छिपाए गए हथियार से पुलिस पर हमला कर दिया। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही महंगाई भत्ते DA में 2% की बढ़ोतरी का बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही राज्य कर्मियों का DA 60% हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में इससे सीधा इजाफा होगा, जिससे आगामी त्योहारों से पहले उन्हें बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार CM सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। सम्राट सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। सम्राट चौधरी के CM बनने के बाद और नई सरकार के गठन के बाद आज यानी बुधवार को बैठक बुलाई गई है। बता दें कि बीते दिन CM सम्राट दिल्ली दौरे पर गए थे। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। इस बैठक में कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग सकती है। JEE के फाइनल परिणाम में गोल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान के कई छात्रों ने 95 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस वर्ष के परिणाम में सृष्टि राज ने 98.94 परसेंटाइल, ऋतुराज कुमार ने 98.65 परसेंटाइल, लकी कुमारी ने 98.17 परसेंटाइल,
उज्ज्वल कांत मिश्रा ने 97.77% और तेजस ने 92.27% हासिल किया। इसके अलावा भी कई छात्रों ने उच्च परसेंटाइल प्राप्त कर टॉप स्कोरर्स में अपनी जगह बनाई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर अब एक बड़ा कारण सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे के बाद नए मंत्रियों के शपथ को लेकर कोई तारीख तय नहीं होने से मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। पार्टी इस समय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस इन चुनावों पर होने के कारण बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार टलता नजर आ रहा है। बिहार की राजनीतिक में करीब 2 दशक के बाद बदलाव हुआ है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। नए सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। सीएम बनने के बाद वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में हलचल तेज है। कांग्रेस राजद दल जहां एक ओर बीजेपी पर हमलावर हैं तो वहीं अन्य विपक्षी दल अपनी आगे की रणनीति बना रही है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कयासों के बाजार ऐसे गर्म हुए कि सभी अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। नई समीकरण को लेकर भी चर्चा की जा रही है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। बीजेपी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के विवादित बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब सियासी जंग खुलकर सामने आ गई है। निवेदिता सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरी महिलाओं पर उंगली उठाने से पहले पप्पू यादव को अपने घर के अंदर झांक लेना चाहिए। उन्होंने इशारों में यह भी याद दिलाया कि उनकी पत्नी खुद एक स्थापित राजनेता हैं। ऐसे में इस तरह का बयान देना पूरी तरह अनुचित और आपत्तिजनक है। रसोई गैस को लेकर चल रहे किल्लत के बीच बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अब जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला की आपूर्ति और वितरण किया जाएगा। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे रसोई गैस की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयले की आपूर्ति का निर्णय लिया है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी गयाजी पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक गर्माहट भी देखने को मिली। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि एनडीए वहां मजबूत स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रहा है। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में कुसिरप बंदी को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार इस नीति से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून पहले से लागू है उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। यह संकेत साफ है कि नई सरकार कुसिरप बंदी पर अपने रुख को और कड़ा करने के मूड में है। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जानकारी अनुसार सोनपुर के बाद अब भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2030 तक एयरपोर्ट का निर्माण कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से प्रदेश से बाहर जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। बुधवार को पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए कई पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। नीतीश कुमार के अध्यक्ष वाली नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में सड़क परियोजना पर कार्य तेजी से जारी है। इसी बीच पटना भोजपुर सासाराम फोरलेन सड़क से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब एजेंसी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसमें करीब 4 महीने का समय लगेगा। ऐसे में सितंबर से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बिहार में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी बीच बुधवार को एक बार फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला मधुबनी का है। जानकारी अनुसार बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में छापेमारी कर निगरानी ने राजस्व कर्मी और बिचौलिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कर्मियों ने रिश्वत की मांग की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को दिल्ली से लौटते ही पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। नीतीश कुमार ने सम्राट का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों की इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इसका बड़ा कारण बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली का दौरा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और संगठनात्मक स्तर पर भी सक्रिय रहे।
मंगलवार को उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। वहीं दिल्ली में उन्होंने आरएसएस मुख्यालय का भी दौरा किया। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी 2 बार मुलाकात हुई, जिसमें बिहार के राजनीतिक हालात और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विवादों में घिर गए हैं। पप्पू यादव के बयान को जेडीयू हमलावर हो गई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि पप्पू यादव पहले अपनी पत्नी से पूछें, वो भी राजनीति में है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव दूसरे महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, पहले वो अपने पत्नी से पूछ लें। ये कोई तरीका है? सिर्फ चर्चा में रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं। जेडीयू ने पप्पू यादव पर कार्रवाई करने की मांग की है। पटना, राजनीति में 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 होता है, मगर 2 जीरो होल्डर एक साथ आएंगे को क्या होगा? फिर भी बिहार के सियासी गलियारे में विचरण करने वाले प्राणी हल्के में नहीं ले रहे। सियासी बिसात पर सत्ता पक्ष की बनती नई तस्वीर के बीच तेज प्रताप यादव ने जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर से मिलकर एक बड़ा दांव चला। इस मुलाकात ने एक तरह से एनडीए सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष के विकल्प की संभावना को जमीन पर उतारने के संकेत दे डाले हैं। हालांकि ये शुरुआत भर है, मगर कहीं न कहीं ये वर्ष 2015 के उस विशेष क्षण की याद दिला देती है जब लालू यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और प्रदेश अब भारी कर्ज के बोझ तले दब गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार इतना विराट हो चुका है कि अब भ्रष्टाचारी ही सम्राट बन बैठा है। उन्होंने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसी वजह से सरकार को बार बार निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण से संबंधित पत्र जारी करने पड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव को उनके राजनीति में आने वाली महिलाओं पर विवादित बयान पर बिहार के राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। इस पर पप्पू यादव ने बुधवार को कहा कि 90% महिलाएं उनकी बात का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं तो किस बात का डर है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बुधवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। जदयू ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची में अनुभवी नेताओं को तरजीह दी है। हालांकि इस सूची में हाल ही में राजनीति में आए निशांत कुमार को जगह नहीं मिली है। जदयू के नेता आफाक अहमद खान द्वारा जारी इस सूची में कुल 24 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिहार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार की टीम में संजय कुमार झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जदयू नेता निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। निशांत कुमार की बिहार यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होने वाली है। उनकी यात्रा को लेकर जल्द ही शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। इधर निशांत कुमार की यात्रा को लेकर जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह की यात्रा पर निकलेंगे। ये अच्छी बात है। बता दें, निशांत अपनी यात्रा के दौरान जिला अध्यक्षों के अलावा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बिहार की सत्ता को 2 दशक तक चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को समझते हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना भले स्वीकार किया हो, लेकिन बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। जानकारों की माने तो इसी कारण से वो सधे हुए अंदाज में अपनी दांव चल रहे हैं। निशांत कुमार जब जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे, लेकिन पर्दे के पीछे रहते हुए भी निशांत को राजनीतिक पिच पर बैटिंग करने के लिए छोड़ दिया है। अब निशांत कुमार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कैंपिंग यानी उनका ठहराव भी ज्यादा समय बिहार में ही होगा। बिहार में नए एनडीए सरकार है। सरकार ने शुरू से ही भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सड़क और पुल प्रोजेक्ट की जांच की जाएगी। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण को लेकर खास कदम उठाया है। राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त निर्मल कुमार के निर्देश पर राजधानी पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन में प्रमंडलवार समीक्षा बैठकें की गईं। इन बैठकों में तय किया गया है कि राज्य की अधूरी योजनाओं की विस्तृत जांच की जाए। साथ ही योजना को लेकर जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं का जल्द निवारण किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में तेजी आए और काम समय पर पूरा हो सके। बिहार में 4 लेन प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी है। इसी बीच पटना भोजपुर सासाराम 4 लेन सड़क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने
ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अब एजेंसी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया में जुट गई है। बताया जा रहा है कि करीब 4 महीने इसमें समय लगेगा। उसके बाद इसी वर्ष सितंबर में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 120 किलोमीटर ये लंबी 4 लेन सड़क पटना से शुरू होकर भोजपुर होते हुए सासाराम तक जाएगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और बिहार के विकास को लेकर कई अहम बातें कहीं, जिनमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की। साथ ही उन्होंने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी उम्मीद जताई कि वे बिहार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में सामाजिक न्याय और समानता के मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ गया है। नीति निर्धारण में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाला यह ऐतिहासिक कदम, जिसे सरकार एक महायज्ञ मान रही थी, विपक्ष के कड़े रुख के कारण परवान नहीं चढ़ सका। यह न केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को भी बड़ा झटका है जो संसद और विधानसभाओं में अपनी प्रभावी उपस्थिति का सपना देख रही थीं। पटना गुजरात एटीएस ने देश के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ा है। गुजरात एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय से 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। ये आरोपी कथित तौर पर गज़वा-ए-हिंद की विचारधारा से प्रेरित थे और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। आरोपियों की पहचान इरफान खान पठान और मुर्शिद जाहिद अख्तर शेख के रूप में हुई है। इसमें मुर्शिद जाहिद अख्तर शेख मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। इरफान की गिरफ्तारी गुजरात से हुई, जबकि जाहिद की मुंबई से। बिहार में सोनपुर के बाद सुल्तानगंज में राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। सोनपुर में 4228 एकड़ जमीन पर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जबकि सुल्तानगंज में 306439 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डे का निर्माण होगा। इस निर्माण के लिए सुल्तानगंज में पहले 931 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। हालांकि अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर 213339 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है। सिविल विमानन निदेशालय ने जिलाधिकारी से अतिरिक्त भूमि की मांग की है। पटना क्या लालू यादव के मिले पॉलिटिकल टिप्स के बाद तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की? बिहार में सत्ता परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी पारा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नई हलचल ने सबको चौंका दिया। राजद से अलग होकर अपनी नई राह चुन चुके तेज प्रताप यादव ने चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर के साथ बंद कमरे में लंबी चर्चा की। रात में हुई इस सीक्रेट मीटिंग ने राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू कर दिया है। तेज प्रताप ने खुद इस मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए इसे जनहित और भविष्य की राजनीति के लिए निर्णायक बताया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात ने राज्य के स्थापित राजनीतिक गठबंधनों के बीच नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस भेंट की पुष्टि की और इसका वीडियो शेयर किया। इसे केवल एक औपचारिक मुलाकात मानने से इनकार कर दिया। जानकार इसे बिहार की भविष्य की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट के रूप में देख रहे हैं। अप्रैल का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में सूर्यदेव के तेवर तल्ख हो गए हैं। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। बिहार, झारखंड समेत उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में पारा रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है, जिससे हालात जून जैसी गर्मी के समान हो गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार वर्तमान में देश मौसम के दोहरे मार की चपेट में है। एक तरफ जहां बिहार, झारखंड, नॉर्थ पार्ट और बंगाल में लू हीटवेव का प्रकोप है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। सोना का भाव 22 अप्रैल 2026 पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से सोने की कीमतों में लगातार उठापटक हो रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज दोपहर तक 1.31% बढ़कर यानी 1984 रुपये बढ़त के साथ 153,655 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन ये 151,671 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गौरतलब है कि वायदा बाजार में 29 जनवरी को सोना 180,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 154,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह तक 152,355 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो दोपहर तक 152,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।